सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज जो मौजूदा हालात है उसमें कई अहम तरीन चीज़ें हैं, करंट इश्यूज़ हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम मसला जो सामने आ रहा है और रेगुलरली ये मसला बढ़ता जा रहा है और वो है कि हाई कोर्ट्स लेवल पर, यानी हाई कोर्ट्स के जजेस ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हम पर दबाव आ रहा है। पहले 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को, आपको पता है उसका पूरा कि क्या हो रहा है और उस पर क्या हुआ। उसके बाद फिर एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिख दिया कि जी उन पर मज़ीद दबाव आ रहा है। तो थोड़ा सा इस इशू पे भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि माजी में जो आपके एमनेस्टी स्कीम दी गई और नज़रिए ज़रूरत को सामने रखा गया, सियासी मसलहत को सामने रखा गया और माफ़ी दी गई, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, निज़ाम इंसाफ इससे मजबूत हुआ। इसके ऊपर भी हम जाएंगे और कुछ 2-4 और अहम तरीन चीज़ें हैं उसको भी हम लाएंगे, ख़ास तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने पेंडिंग केसेस हैं, आपके पूरे पाकिस्तान में कितने पेंडिंग केसेस हैं। हम 2700 अरब रुपए जो है वो स्टे कई सालों से स्टे पे चल रहा है, हालांकि कानून मौजूद है कि 6 महीने से ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर पे स्टे नहीं मिल सकता। फिर हमने ये भी देखा कि पूरा एक पंजाब गवर्नमेंट जो है स्टे पे चल गई, फिर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली स्टे पे चले गए, 5 साल गुजार दिया। तो इस पर भी बात करेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि जनाब बिल्कुल अदालतों की तौहीन और जजेस की तौहीन अदालत है, लेकिन अगर रियासत पाकिस्तान की तौहीन हो और उसको धमकी दी जाए और ऐसे स्टेटमेंट दिए जाए तो उसका क्या होगा। मेरे पास बड़े बेहतरीन लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ एहसन बून साहब हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सर आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। शोएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, आपसे की तरफ आ जाते हैं। सर मुझे ये बताइए या मेरे सुनने वालों को बताइए कि हाई कोर्ट्स के 6 जजेस जो हलफ उठाते हैं, और हलफ में क्या लिखा है आपको भी पता है सर, मुझे भी पता है, अगर वो दबाव का रोना रोते हैं और उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं है और वो बाज़ाब्ता एक अहम तरीन इदारे को मेंशन कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो क्या ये हाई कोर्ट्स के जजेस को, और जिनके पास कानूनी और आईनी इख्तियार मौजूद है, और माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान की मौरूज़ी हालत पे क्या दुनिया भर के अदालतों पर दबाव रहता है, लेकिन इस तरह 6 जजेस रोते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर एक और जज दोबारा रो रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। क्या ये सही तरीक़ा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहाँ जाकर बता रहे हैं, या बेहतर तरीक़ा ये था कि हाई कोर्ट्स के वो जजेस उन दबाव की बुनियाद पर जो आइन और कानून उनको इख्तियार देता है उसके लिहाज से वो एक्शन लेते हैं। जी हसन रज़ा पाशा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात ये है कि जब से पाकिस्तान बना है और आला तरीन जजेस जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जिनका ताल्लुक़ होता है, वो जब ओथ लेते हैं तो उसमें एक फ़िक्रा लाजमी बोला जाता है कि मैं दौराने मनसबी जो फ़राइज़ मनसबी जो अदा करूँगा वो विदाउट फ़ियर एंड फेवर करूँगा। इट मीन्स कि ये अंडरस्टूड है बात कि इस मनसब पे आएंगे तो इनको डराया धमकाया भी जा सकता है और कोई फेवर लेने के लिए असर रसूख भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए इसी एनालॉजी को लेते हुए हल्फ में ये बात आ गई है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि दबाव तो आने हैं और
फेवर लेने के लिए और भी ज़राए और तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। अब बात आ गई आपके क्वेश्चन की कि क्या इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले हमारा वर्शन जो है वो डे 1 से यही रहा कि इनके पास मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के पास आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कंटेम्प्ट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल है। आपको ये भी पता होगा कि जब कभी भी किसी हुक्म की अदूली हुई इन जज साहबान या इन अदालतों की, तो आम आदमी और आम शहरी या लिटिगेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करने के लिए जाता है और बाकायदा नोटिस इशू करते हैं, डायरेक्शन होती है। और कई दफ़ा आपने ये भी सुना होगा कि जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट होती है वो बात को तस्लीम करते हुए गैर मशरूत माफ़ी भी मांगता है, सरेंडर करता है कोर्ट के सामने, और अगर माफ़ी ना मांगे तो उसको सज़ा भी हो जाती है। और अदालत पाबंद नहीं है कि उसकी गैर मशरूत माफ़ी को भी तस्लीम करे और वो उसको आगे प्रोसीड करके सज़ा भी दे सकती है। लेकिन चूँकि उन्होंने अपने इस ख़त में ये लिखा कि शायद हम जिस तरह काजी फाइज़ साहब और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब दलेर हैं, इस तरह हम दलेर नहीं हैं। और जनाब, तो काजी साहब ने ये कहा भी तो है ना सर, रिमार्क्स दिया था काजी साहब ने कि जो जज दबाव कबूल नहीं कर सकते हैं, हमें तो कोई दबाव नहीं मिलता और मिलता है तो कोई बात नहीं। 1956 से लेकर अगर 2024 तक देखें तो क्या कार्नेलियस को दबाव नहीं मिला था, दोरा पटेल को दबाव नहीं था, भुट्टो की जो 3 जजेस थे उन पर दबाव नहीं आया था, पीसी के तहत बहुत सारे जजेस को दबाव नहीं आया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर दबाव कबूल नहीं कर सकते हो तो घर बैठो। तो क्या ये बेहतर स्टेटमेंट नहीं है सर? जी, ये चीफ जस्टिस साहब ने पिछले प्रोसीडिंग्स के दौरान कि एक से ज़ायद मरतबा ये कहा है कि जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको जज रहने का कोई हक नहीं, वो चला जाए। बहरहाल दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसी किस्म की भी जो इंटरफेरेंस है उसको हम पाकिस्तान बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस जो तंजीमें हैं वो इसको कंडेम करती हैं। और ये भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम आज़ाद अदलिया चाहते हैं और अदलिया पर किसी किस्म का दबाव या जबर वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है। अगर आज अदलिया के मेम्बरान इस बात पे आए हैं कि हम पे दबाव है, प्रेशर है, और कोई एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने तमाम हाई कोर्ट्स को से अब तजावीज़ मांगी और सब ने कहा कि जी हमारे ऊपर दबाव है या इस किस्म की शिकायत हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी हमने बुरी तरह महसूस की, वो ये है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि फ़लाँ बंदे ने हमारे फ़लाँ जज पे फ़लाँ केस के हवाले से दबाव डाला। ये भी अब आ जाना चाहिए। ठीक है सर बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं ज़रा बोन साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। असल में मसला ये है कि किसी किस्म का किसी भी इदारे को, क्योंकि आइन ने तो हर को अपना ज्यूरिडिक्शन दिया हुआ है और यहाँ तो अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के अंदर झांकती है सर, और पार्लियामेंट अदलिया में झांकती है, अदलिया पार्लियामेंट में झांकती है और दूसरे इदारे अदलिया में। और तो ये पाकिस्तान के अंदर तो ये रेगुलर चीज़ है। आइन ये बताता है कि सबकी जुरिडिक्शन है, सबको किसी किस्म की पाकिस्तान क्या आप क्या कोई नहीं चाहेगा कि दबाव हो, लेकिन अगर दबाव आते हैं जैसे पूरी दुनिया में तो क्या रोते हुए। जी हसन बून साहब, अगर हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव आया तो फिर मुझे ये बताइए, वो तो रोते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे दबाव आएगा तो वो फिर कहाँ जाएंगे सर? आपने बहुत खूबसूरत बात की। डॉक्टर साहब पाशा साहब ने बड़ा एक्सप्लेन किया। मैं ये समझता हूँ हम तमाम जजेस का एहतराम करते हैं, वो 6 हैं या 8 हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इख्तलाफ राय होता रहता है। और ये बात भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने बात की कि जिन पे दबाव आए वो बर्दाश्त नहीं करते तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। पिछले दिनों हमने ये सारे तमाशे देखे। आपने देखा
कि जिस पार्टी को यहाँ पे रिलीफ नहीं मिलता, वो जो भी पार्टी है वो जजेस पे ऑन स्लॉट कर देती है। हमने माजी में PMLN को देखा, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा, मौजूदा तहरीक इंसाफ जो हमारे ये सामने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, दोस्त तो नहीं कहूंगा, बड़े मोहतरम, क्योंकि ये दोस्त है नहीं किसी के, शोएब शाहीन साहब, तो अपना, और इसी तरह मैंने देखा PMLN के लोगों को देखा, तहरीक इंसाफ के लोगों को देखा, मैंने बाकी लोगों को देखा, जो भी लोग थे, जब उनको कभी भी अदालत से उनके खिलाफ फैसला आया तो उन्होंने अदालत को एक्यूज किया। आपने कल देखा जैसे वो थे वोडा साहब ने किया, वो मुस्तफा इमाम साहब ने किया, इसी तरह शोएब शाहीन साहब कभी कभी कहते होते हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का नाम लेके ये कहते होते हैं कि ये मुतस्सब हैं, इन्होंने जो फैसले, रऊफ हसन साहब सर बहुत, रऊफ हसन साहब ने बहुत किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर चीफ साहब ने ये बेड़ा उठाया है ना, तो ये फिर इस सारे बेड़े को एक दफा ही ले चले, ताकि ये इम्तियाजी सलूक ना कोई कहे। इन तमाम को सारों को बुला के जो जो हैं इनका हिसाब करें। और ये बात बड़ी तकलीफ दे होती है कि जो आप फरमा रहे हैं, हम अदारों की, जैसे आपने कहा, यहाँ अदारा कोई जो है वो दूसरे में जब तक ट्रांसग्रेस नहीं करता, वो अपने आप को अपनी चुदराहट नहीं तो समझता कि मेरी तो वैल्यू कोई नहीं है। क्योंकि सोशल सेटअप पे जिस चीजों की वैलिडेशन है, जिससे आम आदमी मुतासर होता है, हर बंदा वही इख्तियार इस्तेमाल करना चाहता है, वो जुडिशरी हो, वो एग्जेक्टिव हो, वो हमारी पार्लियामेंट हो, वो हमारी जब पार्लियामेंट में भी देखिए हम हमेशा पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करते हैं, लेकिन आपने माजी में भी देखा, अभी भी देख रहे हैं, जिसकी अक्सरियत पर वो किसी कानून की बात नहीं करता, वो अपनी मर्जी की बात करता है। अभी मैं तकरीरें भी सुन रहा था कुछ सियासतदानों की भी, मैं उस हवाले से भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, किसी एक पार्टी के हवाले से। खुदा रा इस मुल्क को बचाएं, अपने हदूदों कयूद में रहें, सारे मिल के एक। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस मसले का कोई हल नहीं है जब तक ये PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, ये सारे एक, और बाकी जो प्रोविंशियल पार्टीज हैं, ये एक टेबल पे नहीं बैठेंगी, ये अपना एजेंडा आप नहीं तय करेंगी। एक जो आप कह लें कि जैसे मिसाके जमहूरियत किया था, ये एक रिकंसिलिएशन नहीं करेंगी। और इस मुल्क के लिए अगर सिर्फ अपने अपने इक़्तिदार के लिए लड़ेंगे तो मैं ये समझता हूँ दे आर नॉट सिंसियर विद। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा आपसे। शोएब शाहीन साहब, 23 लाख से ज़्यादा केसेस इस वक्त जो हैं वो आपके पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में हैं और 56-57 हज़ार सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सर, ये आला अदालतों के अगर जजेस इस तरह रोते हुए चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और जिस तरह मैंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट पे दबाव आ गया तो वो कहाँ जाएंगे, तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदारी इन जजेस की है जो ख़ुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, तो कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। एक, मैं पाशा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ और एहसन साहब से भी, जो उन्होंने बातें की हैं। ये अलग बात है कि मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं एहसन मून साहब का दोस्त नहीं हूँ। उससे आगे चलते हुए मैं बात करूँगा कि तो है क्या सर, ये भी तो डिक्लेयर कर दें, अगर आप दोस्त तो नहीं हैं उनके। ये इसके अंदर राज है, ये राज बाद में हम आपको बताएंगे। अच्छा। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, देखें, जब तक अदलिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी, जब तक पाशा साहब ने अच्छी वो ओथ की बात की, विदाउट फियर एंड फेवर, आपके ऊपर फेयर भी होगा, आपके ऊपर दबाव भी आएगा और आपको लालच भी दी जाएगी। इन दोनों चीज़ों से आपने बरतर होना है। मगर साथ आप इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें कि ये 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पहले दिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखते हैं, वो उस पर कोई एक्शन नहीं देता।
वो जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंजाल साहब से मिलते हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते। वो सीनियर प्यूरी जज काजी फाइसा साहब से मिलते हैं, जो अब 6-8-7 महीने से वो चीफ जस्टिस भी बने हुए हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते। उसके बाद वो फिर खत लिखते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जी आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाए, वो नहीं बुलाते। क्या जरूरत थी प्रैक्टिकली वो लेटर चार्जशीट सर, जरूरत क्या थी? शाहीन साहब उज्जत करूंगा पहले, क्या कानून और आइन, मैं यहाँ पर अक्सर एक कोट करता हूँ कि एक SHO जिसको अल्लाह मियां ने इख्तियारात दिया है, 1860 वाला भी है, 1898 का भी उनके पास कानून है, और अभी 2021 में भी पुलिस ऑर्डर भी मिल गया। तो एक SHO के पास बड़े इख्तियारात होते हैं। अगर SHO IG के पास रोज़ाना खड़ा हो जाए कि मुझे डाकू डांटता है, गाली देता है, धमकियाँ देता है, सर आपको कानून और आइन ने इख्तियारात दिए हैं, क्या दोराब पटेल पर दबाव नहीं आया? क्या कार्नेलियस पर दबाव नहीं आया? क्या भगवान दास पर दबाव नहीं आया? क्या भुट्टो साहब के 4-3 से फैसले पे, जिन 4 पे दबाव आया उन 3 पे नहीं आया? क्या PCH के जजेस जिन्होंने हलफ नहीं उठाया उन पर दबाव नहीं आया? क्या उन सबको मार दिया गया? तो फिर सर आपको इख्तियार तो है, फिर रोते हुए आप क्यों जा रहे हैं? फिर क्या ये जरूरत है कि फुल कोर्ट बनाया जाए? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब हमें रियल फैक्ट्स को सामने रखने चाहिए। उन्होंने उसमें पूरी तफसील दी है। वो रोते हुए लफ्ज से थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है। उन्होंने कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट देखें अपने चीफ जस्टिस को की है। आपके 2 ऑप्शन है, वो चीफ जस्टिस को लिखने की बजाय वो खुद नोटिस लेते। देखिए एक प्रिंसिपल और भी है, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। अगर वो कंप्लेनेंट बन गए हैं उस इशू पे, उनके ब्रदर निस्बती को उठाया गया, एक जज के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कैमरे लगा दिए गए, दूसरे जज साहब को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, और उस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। और अभी भी जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बड़ा बाबर सत्तार पे, उन्होंने वो भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। अगर आपने वो चीफ जस्टिस वक्त पे एक्शन ले लेते तो आज ये शायद सूरत हाल ना होती। और फिर सिर्फ उन जजेस तक नहीं महदूद, आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा तमाम जुडिशरी ने, लोअर हाई कोर्ट ने और लोअर जुडिशरी ने ये लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि जी हमारे ऊपर दबाव है, बल्कि जब हम इनकी बात नहीं मानते तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। और आपने देखा सारी चीजें अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। मगर देखें आज कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी आप मद्देनजर रखें। वो किधर गया फरहाद, जो शायर था, जो कहता था कि जनाब अगर सवाल करेंगे तो उठा लिया जाएगा, उसको उठा लिया 3 दिन पहले, और उसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन लिया हुआ है, अभी तक उसको वापस नहीं रिकवर किया गया। दूसरी बात आप देखें कि सिर्फ तमाम जजेस इस्लामाबाद के नहीं, पूरे अगर पाकिस्तान के जजेस के ऊपर दबाव है, और आपने एक सवाल किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आएगा तो क्या होगा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का दिफा कौन करेगा? कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर इसके साथ जो असल बात है वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल है। अगर वो इस मुल्क को आईन और कानून की हुक्मरानी के तस्वर के बरक्स अगर इस मुल्क को चलाना चाहेंगे तो ना यहाँ आईन की बालादस्ती होगी, ना कानून की हुक्मरानी होगी। जमहूरियत एक तमाशा और भोग होगा। फॉर्म 45 और 47 का तमाशा आप देख चुके हैं। सीटिंग जो एग्जेक्टिव थे प्राइम मिनिस्टर दीदन, वो ये अनवार काकड़ कहते हैं कि जनाब अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और आज आपने देखा यही वजह है कि तो आप कोर्ट पे नहीं ले गए सर, आप इनको कोर्ट पे क्यों नहीं ले गए सर? काकड़ साहब को आपको कोर्ट पे ले जाना चाहिए था, क्योंकि कोई आम आदमी नहीं कह रहा था, वो आदमी कह रहा था जो उस इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा था सर। वो बहुत बड़ी बात थी। मेरा ख्याल है शाहीन साहब आप वकील भी हैं और आपको ले जाना चाहिए अदालत में। मैं जरा हम उस पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पटिशन कर रहे हैं। वेरी गुड। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, प्रोग्राम है, ब्रेक पे जाऊंगा, फिर दोबारा आऊंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हसन रजा पाशा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सर जुर्म अगर है तो उसकी सज़ा है। इंसाफ उसी वक्त फलेगा फूलेगा जब जुर्म की आप सज़ा देंगे, दोनों लाज़िम मलज़ूम है। लेकिन अगर जुर्म के ऊपर आप एमनेस्टी दे दें, नज़रिए ज़रूरत के तहत फ़ैसले दे दें, सियासी मसलहत के तहत फ़ैसले दे दें
माफ़ी दे दें तो फिर ज़ाहिर है सर इंसाफ, निज़ाम इंसाफ जो है वो 140 से फिर 160 तक चला जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ ये बात करते हुए आपकी तरफ कि मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा, आज ही की बात है, उनको तौहीन अदालत हुआ और यकीनन उनको शोकाज नोटिस दिया गया है। अब अदालत के रहमो करम पे हैं कि अदालत इसका क्या एक्शन लेता है। लेकिन सर दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि रऊफ़ हसन साहब भी चीफ जस्टिस को, अदालत को डायरेक्ट, यानी फैसलों को नहीं, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, उधर कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरह आपके असद कैसर साहब के बहुत से रिमार्क्स हैं जो डायरेक्ट जजेस के ऊपर हैं, उधर कुछ नहीं हो रहा है, तफरीक नज़र आ रही है। तीसरी चीज़, अली अमीन गंडापुर साहब रियासत को भी धमकी दे रहे हैं, हुकूमत को भी धमकी दे रहे हैं, आइन तोड़ने की भी बात कर रहे हैं, इदारों पे चढ़ाई करने की, कब्ज़ा करने की बात कर रहे हैं, जेल तोड़ने की बात कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान मजलूम नज़र आती है, यहाँ आइन मजलूम नज़र आता है, तो उसकी तौहीन जो हो रही है उसका क्या हाल है सर? डॉक्टर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला KPK जिस मंशूर के तहत या जिस सोच के तहत उनको बनाया गया वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? क्या वो कोई फ़िलासफ़ी बोलेंगे? क्या वो लिटरेचर की बात करेंगे? उन्होंने हमेशा जब भी बात की है, चाहे वो इक़्तिदार में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, मार धाड़ की है, छोड़ूंगा नहीं। और जिस तनाजुर में वो बात कर रहे हैं, क्या जो हुकूमती इदारे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उनको नाम ले के ललकार रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये इस तरह अगर वो करते रहे तो वो सस्टेन हो जाएं। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि विल ऑफ द पावर, जो डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए और उनको जो मकाम दिया है उस सूबे की आवाम ने, उनको हक हासिल है कि वो उनकी खिदमत करें। नहीं सर, मैं यहाँ सवाल मेरा सवाल जरा कट ना हो जाए, मेरा सवाल कट, क्योंकि आप कानूनी आदमी हैं और यहाँ बात कानून की हो रही है। फैसल वाडा को तौहीन अदालत पे बुलाया, बिल्कुल सही किया आपने। मुस्तफ़ा कमाल को बुलाया, बिल्कुल सही किया आपने। रऊफ़ हसन साहब को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? असद कैसर साहब को नहीं बुलाया, और लोगों को नहीं बुलाया। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि क्या कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म कानून से बालातर है? और अगर वो कानून तोड़ने की बात, बगावत की बात, थ्रेट की बात, धमकी की दाद दे रहा है, तो कानून क्या कहता है यहाँ पर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे। कानून ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और जो तमाम लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो आप बाकियों के साथ सलूक कर रहे हैं। ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी शख्स या कोई इदारा या कोई पार्टी एक प्लानिंग के साथ जजेस की ट्रोलिंग कर रही है और अगर आप उनमें से 1, 2 या 3 बंदों को पिक करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं तो ये भी गैर मुनासिब है। इसका भी लगता ये है कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी जो सीनियर कमेटी है उन्होंने सुओ मोटो लेने का फैसला किया है, तो यकीनन ये चीज़ें जो क्वेश्चन आज आपने रेज़ किया है ये उन तक पहुँचेगा या आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से उन तक पहुंचता है, तो फिर यकीनन उनको सोचना पड़ेगा कि ये पिक एंड चूज़ कहीं उसका असर उलट ना हो जाए। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि अगर एक शख्स ने कुछ बुरा कहा है और आपने उसके मामले को टेकअप कर लिया है, तो फिर जो दूसरे ने उससे बढ़ के कहा हुआ है उसको भी टेकअप करना चाहिए। तो आपके जो क्वेश्चन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने नाम ले के कहा तो वो वाकई ज़हन में चीज़ आ गई कि हमने पिछले माजी करीब में, बहुत दूर की बात नहीं है,
हमने ये भी सुना एक साहब के मुंह से कि उन्होंने कहा कि टाउट बैठे हैं। तो जजेस को टाउट कहना भी, ये मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ उन जजेस की तौहीन है बल्कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन की तौहीन है। तो इसको भी टेक अप करना चाहिए। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एहसन बून साहब, अली अमीन गंडापुर के लिए क्या कानून होगा? अगर एक वजीर आला है और वो यकीनन आवाम के वोट से आया, ज़रूर आया है, लेकिन क्या कानून से बालातर है? जिस किस्म के वो स्टेटमेंट दे रहा है तो वहाँ कानून किस तरह लागू होगा? दूसरा, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, कल मुस्तफ़ा कमाल और अगर फैसल वाडा को माफ़ी मिल जाती है तो फिर ये सर ये इंसाफ, जस्टिस, कानून, फिर दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि जुर्म की सज़ा नहीं होगी तो इंसाफ तो डह जाता है। और हमने माजी में देखा है सर, इस मुल्क की तबाही में एमनेस्टी स्कीम, माफ़ी, नज़रिया ज़रूरत, सियासी मसलहत तबाह कर दिया इस मुल्क को। सर मैं डॉक्टर साहब आप तमाम दोस्तों की इजाज़त से ये अर्ज करूँगा, सबसे पहले बात करूंगा आज के सियासी माहौल के हवाले से। आप देखते हैं कभी कभी हम सुनते हैं कि किसी बड़ी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के नतीजे में कोई बंदा आया, उसने किसी की घड़ी उतार के ले गया है। तो ये नहीं कि बंदे मरे पड़े हैं, कोई जख्मी हुआ है, किसी ने किसी का पर्स उठा लिया है, कोई खातून है कोई किसी का नेकलेस उतार लिया है, किसी की जेवर उतार लिया है। ये मौजूदा जो पॉलिटिक्स है ना अभी जो उसके हवाले से, ये एक एक्सीडेंट के नतीजे में सारे जो आपके सामने किरदार है ना, ये उस एक्सीडेंट के नतीजे में आए हैं। जिनको जो मिला है वो उसी को लेके, उनकी ये सोच ही नहीं है कि हमने मुल्क को कैसे बिल्ड करना है। मैं माफी चाहूंगा, ये मैंने एक मौजूदा सूरत हाल पे आपको आप बिल्कुल एक देसी सी मिसाल जो आम आदमी में की समझ में आने वाली है, वो मैंने दी है कि ये मौजूदा हालात में जितने आपके सामने जितने किरदारों की आप बात कर रहे हैं, ये वही एक एक्सीडेंट के नतीजे में है। इसलिए उनकी एक ग्रूमिंग ही नहीं है कि इस मामले को, इसको पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे चलाना। बाकी रही बात आपकी, ये बिल्कुल ठीक है कि कल को वो बच जाते हैं। ये बात हम बतौर वकील हमेशा ये कहते होते हैं कि जब कोई अदालत के सामने आके अपने आप को गैर मशरूत माफी मांग के अपनी शर्मिंदगी का इजहार करता है तो अदालत हमेशा दरगुजर करती है। यही प्रेसिडेंट है सारे के सारे। लेकिन मुझे आपसे भी एक शिकायत जरूर है। मैं आपसे शिकायत इसलिए है कि जब भी इम्तियाजी बात कर रहे हैं वो इस तरह आप रऊफ हसन का नाम ले रहे हैं, आप मुस्तफा कमाल का नाम ले रहे हैं, आप फैसल वाडा का नाम ले रहे हैं, आप शोएब शाहीन का नाम नहीं ले रहे चूंकि आपके सामने बैठे हूँ। इसलिए नहीं, मैंने सुना नहीं है। क्या इन्होंने कोई धमकी शमकी दी है क्या? मैंने सुना नहीं है। जो मैंने सुना नहीं है मैं कैसे कह दूं? मैं आपको बता और माशाल्लाह सर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक क्या कहते हैं सदर रहे हैं, इनसे ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अब आपने बराह रास्त लाइव इल्जाम लगाया है, जरा बताएं सर। सुन ले इन्होंने हेलो जी बोले इन्होंने ये कहा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आमर फारूक बड़ा बायस्ड आदमी है, ये बायस्ड फैसले करता है, इसने कभी हमको रिलीफ नहीं दिया, हर फैसला हमारे खिलाफ करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा, ये वाकई सदर रहे हैं, लेकिन जब ये पॉलिटिकल पार्टी के रुकन के नाते इन्हें भी अपनी लैंग्वेज ठीक करनी चाहिए। मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए मैं समझ रहा हूँ, मैं आपसे मुझे शिकवा ये कि आप जैसा बाखबर आदमी बाकी सारों का नाम ले एक बंदा सामने बैठा है, आप इसलिए वो आप पे चैनल पे नहीं सर, ऐसी वजह नहीं है। अगर शाहीन साहब ने ये बात कही होती जो मैंने सुना होता, देखिए ये शाहीन साहब की बात को मेरा ख्याल है जिस तरह फैसल वाडा को, मुस्तफ़ा कमाल को, रऊफ हसन को अखबारात की जीनत बनाया गया है तो हमने भी पढ़ ली। अब अगर शोएब शाहीन साहब ने बकौल आपके कान में आके कुछ कहा या किसी कोने में कहा जो आपने सुन लिया, मैं नहीं देख सका सर,
बड़ी दुनिया वसी है। आपने अभी कह दिया है, मैं नाम लेता हूँ, आपने कह दिया है एहसन अबून साहब, आपने कहा है कि इन्होंने कहा है, तो मैं अब शाहीन साहब से पूछूंगा कि शाहीन साहब आपका भी नाम आ गया इन लोगों में कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। शुक्र अल्लाह का कि मेरा नाम भी आ गया, तो अच्छी बात है, आ जाना चाहिए। मैंने आज तक कभी आईन और कानून से बालातर कोई बात नहीं की। मैं अगर कोई बात करता हूँ, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कोई एक नहीं, एक से ज़ायद मरतबा हज़ारों में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं और मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, प्रेसर्स भी हैं। मैंने कभी आईन को नहीं तोड़ा, कभी कानून को नहीं तोड़ा, कभी तौहीन अदालत नहीं की। हाँ, मेरा हक है अगर कोई फैसला आता है जिससे तासुब झलकता हो, मैं ज़रूर कहूँगा। मुझे में इतनी जुर्रत भी है, अल्लाह ने हिम्मत भी दी है, जुर्रत भी दी है, लेकिन फैसले तक नहीं सर, फैसले तक ना, जजेस को तो नहीं कह सकते ना सर, आप तो कानूनी आदमी। सुने ना, आप सुन लेना। अब इस वक्त मेरे किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट चलाएं। मैं अपने बेशुमार मेरी स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी रिकॉर्डेड हैं, मैं खुद आपको भेज दूंगा। और आज तक मैं किसी भी हवाले से ना किसी को गाली दी, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना ही मैंने कोई सियासत हो या अदालती कोई मामला हो, मैंने आईन और कानून से हट के कोई बात की है। हाँ, मेरा जो आईन मुझे हक देता है, नहीं मसलन आपको आईन ये हक देता है कि आप किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तस्दीक करें, क्या ये हक देता है? जैसे कि एहसन बून साहब ने लाइव ये स्टेटमेंट दिया है, तो मैं उसको कोट करता हूं ना, आपको बता रहा हूं, मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो पहले लिख के दी है अदालत में और उसके हवाले से मैंने बात की है। लिहाजा अगर इनका कोई मौक़िफ़ ऐसा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग में मबनी है तो ये अपनी दुरुस्तगी कर लें। मैंने जो बात की है पहले अदालत में लिख के दिया है। अगर किसी जज के तासुब के बारे में मैं कहूँगा, मेरा ये हक हासिल है कि मैं उनको लिख के दूँ, मेरा ये हक हासिल है मैं उनको कहूँ कि अपने आप को डिस्टेंस कर लें इस केस से, इसलिए कि आप इस केस में प्रेजुडिस हैं, आप इस केस में बायस्ड हैं, और ये किसी भी जज को कहने का हक हासिल होता है, ये हर वकील को या किसी भी पार्टी को। लिहाजा अगर मैंने कोई कानून और आइन के दायरे में कोई काम किया है तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर कोई कबात नहीं। हाँ, अगर एहसन बून साहब को कोई शौक है, इनको कहीं पटिशन फाइल कर रहे हैं, मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं दिफा करूंगा। ठीक है, ये बात एक हो गई। दूसरी बात, आपको एक बात बता जी बिल्कुल बोलें। देखें, एक जज जो कि इतना ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट जज है, और जस्टिस बाबा साहब जो ही उसने कंटेम्प्ट नोटिस किए, पिछले 1 महीने से उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दी गई, और पिछले 24 घंटे में अता तारड़ से लेकर के आज़म मजीद तारड़ से लेकर के ओन चौधरी तक और फैसल वाडा, मुस्तफ़ा कमाल, कमरान टसूरी, जिन सब लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ये किसी एजेंडे का हिस्सा थी, ये बेसिकली प्रॉक्सी थी। इसके पीछे पर्पस जो था वो एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान होने वाले इस टसल में अदलिया के ऊपर अटैक करना पर्पस था, और दैट वाज द रीज़न कि अदालत ने मुनासिब समझा कि उन लोगों को नोटिस किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, ये उन अदलिया को जो इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट जजेस हैं, जो इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने आप को अंडर प्रेशर नहीं लाते, उनको प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। शोएब शाहीन साहब, यहाँ पर क्या आप मुतालबा करेंगे कि अगर रऊफ हसन साहब ने या असद कैसर साहब ने या आपके कोई और साहब, चाहे उनका पीटीआई से ताल्लुक़ है नहीं है, अगर उन्होंने जजेस की तज़हीक की हो, तौहीन की हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की या आपके किसी सीनियर जज की, तो उनके ख़िलाफ़ भी तौहीन आमेज़ रवैये पे, तौहीन आमेज़ स्टेटमेंट पर तौहीन अदालत के ऊपर नोटिस होना चाहिए सर? क्या आप इसकी सपोर्ट करेंगे? दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है किसी जज के या किसी जजमेंट के ऊपर आप क्रिटिसाइज करते हैं, मैं ये कहता हूँ अल्फाज का चुनाव दुरुस्त होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी जजमेंट पे, किसी जज के कंडक्ट के मुताल्लिक जो कि उन्होंने जजमेंट दी है, अगर कोई बात आप डिस्कस करते हैं और वो उस जजमेंट से मुताल्लिक है, तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है जो जैसे फैसल वार्डर, ऐसी कोई चीज अगर रऊफ हसन ने की है जो तज़हीक आमेज है, तौहीन आमेज है, तो एक्शन होना चाहिए ना सर? आप तो कानूनी आदमी है ना, तो आपका तो मुतालबा। मैं देखें, मैं दो मुख्तलिफ बातें कर रहा हूँ। अब इस वक्त जो मैं बात आपको कर रहा हूँ
वो ये कह रहा हूं कि एक शख्स ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पूरी जुडिशरी एज ए होल एक कम्युनिटी को अंडर प्रेशर लाने के लिए, दैट इज रॉन्ग, उस पर एक्शन होना चाहिए। एक है किसी जज के जजमेंट के ऊपर और उस शख्स के कंडक्ट के और उसके बायस होने के ऊपर बात की है, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लिहाजा इनको आप जॉइंटली नहीं ट्रीट कर। ठीक है हसन बून साहब, मैं जरा हसन बून साहब से पूछता हूँ, फिर हसन रजा पाशा साहब न्यूट्रल हैं आप दोनों के दरमियान, उनसे जज की हैसियत से राय ले लेता हूँ। हसन बून साहब वो कहते हैं कि जज के कंडक्ट पे भी बोला जा सकता है, हमने तो पढ़ा है सिर्फ फैसलों पे एतराज किया जा सकता है। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ। बात यह है कि सबसे पहली तो अर्ज करूंगा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान हैं, मैं समझता हूँ मेरी राय में जो अपना बाबर सत्तार हैं, बड़े काबिल जज भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, अच्छे आदमी हैं। इसी तरह तारिक जहांगीरी हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे काबिल जज भी हैं। बाकी आमिर फारूक साहब हैं, इंतहाई काबिल जज हैं, अच्छे आदमी हैं, जरा चरब जुबानी नहीं वो करते, बड़ा खामोश तरह रहते हैं। इसी तरह बाकी जज साहबान मोहतरम खातून है, बाकी 6 हैं। मैं समझता हूँ कि मैं सारों 8 के बारे में, मियाँ गुल हसन है, ही इज ए वेरी नाइस एंड काइंड, गुफ्तगू में कोर्ट कंडक्ट करने में मैं सारे बेहतरीन जजेज हैं। लेकिन बात पता क्या है, यहाँ एक वतीरा बन गया है कि एक अदालत से जहाँ से रिलीफ नहीं मिला उसको जो आप बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और जिस पे मिल गया, मैं अगली बात आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी 1 मिनट, मैंने ये इन्होंने शेख साहब ने बहुत सारी इधर उधर की बातें कर दी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल जज की पे हम तनकीद करते हैं, अदरवाइज कंडक्ट के हवाले से जब आप बात करते हैं तो कंडक्ट को आप समझते हैं कि अनबिकमिंग ऑफ ए जज है, कोड ऑफ कंडक्ट के मुनाफी है, तो हम उसकी ये नहीं कि जज को गाली देना शुरू कर देते हैं, रेफरेंस बना के भेज देते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। फॉर एग्जांपल आपने देखा लाहौर बार ने और पंजाब बार काउंसिल ने लाहौर के चीफ जस्टिस साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी कि उनके लाहौर के उनके जज की गाड़ी के नीचे 2 नौजवान आके मर गए, वो 2 साल तक यही नहीं पता चला, हाई कोर्ट ने गाड़ी सुपुर्ददारी पे ले ली, ये नहीं बताया कि चला कौन रहा, तो उन्होंने भेज दिया, उनके वारिस जब आए। ये है कंडक्ट के हवाले से आप हम ये नहीं कह सकते कि जज साहब को हम गाली देना शुरू। ठीक है सर, 30 सेकंड है, 30 सेकंड। हसन रजा पाशा साहब फैसला सुना दीजिए, 30 सेकंड है जी। डॉक्टर साहब बात यह है कि जजेस के जो जजमेंट्स हैं उन पे बात हो सकती है, कंडेम भी हो सकता है और आप तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी मामलात हैं, अब देखें कि जस्टिस काजी फाइसा साहब की जो अभी भी जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के ऑफिशियल पेज पे जो उनके कार्टून बना के उनकी जो ट्रोलिंग की जाती है, उसको उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? नहीं, मैं शाहीन साहब की बात कर रहा था। आप जज बने हैं, एहसन बून साहब सही है या शाहीन साहब सही है? बस ये दे दे सर, 10 सेकंड बाकी है। देखिए मैं जज जनाब मेरे लिए दोनों भाई हैं और मेरे तो कायद है एहसन बून साहब। सर है कि आपका भाई भी खड़ा हो जाए तो हक बात पे जस्टिस करना है। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आखिरी कि आप देख लें कि जी आखिरी कि आज पहली दफा अपने भाई शुएब शहीन के मुंह से सुना है कि जज की ट्रोलिंग की गई है, वरना हमेशा इनके बारे में कहा जाता रहा, यानी इनकी पार्टी के बारे में। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।